हाँ, तो अपने वेक्टर्स की बुकलेट डिस्कस कर रहे थे। 28 के में बोला हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप ऑन √3 आई कैप प्लस जे कैप इज √3। तो इसका प्रोजेक्शन निकाला गया इसके ऊपर। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या होगा? पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। √3 अल्फा प्लस में आ जाएगा बीटा अपॉन। अब हम ये देखेंगे किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला गया। √3 आई प्लस जे के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला गया। तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसने ये नहीं बोला कि प्रोजेक्शन की लेंथ √3 है, इसने बोला कि प्रोजेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ, उसकी वैल्यू √3 है। तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? मोड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास? √3 अल्फा प्लस बीटा का मोड जो है वो 2√3 के बराबर आएगा। और इसमें हमें दिया गया है कि अल्फा जो है वो 2 प्लस √3 बीटा के बराबर है। तो वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2√3 प्लस √3, जब √3 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 3 बीटा प्लस बीटा यानी 4 बीटा इक्वल टू में आ जाएगा 2√3 प्लस का, या फिर ये नंबर आ जाएगा अपने पास माइनस का। पहले वाले से तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, दूसरे वाले से बीटा की वैल्यू आएगी -√3। पूछा क्या हुआ? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोड अल्फा। बीटा आ गया तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा पहले वाले से कितना आएगा? बीटा इक्वल टू 0 से 2 आ जाएगा। अगर सेकंड वाले में पुट करेंगे बीटा की वैल्यू -√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। हमसे वैल्यू पूछी गई है अल्फा के मोड की, तो यहां से हमें पता चलेगा कि अल्फा का मोड जो होगा वो या तो 2 आएगा, -1 का मोड लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाना चाहिए पी और क्यू। 33 में हमें बोला हुआ है कि ओ बी द ओरिजिन एंड लेट पी क्यू आर बी एन आर्बिट्री ट्राइंगल, द पॉइंट एस इज सच दैट। मान लो ये कोई भी ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर्स मान लेते हैं पॉइंट्स के पी क्यू और आर। हमारे पास एक एस पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर बार बार ना लिखना पड़े, ओ एस वेक्टर, इसलिए एस मान लेते हैं। अब इसने बोला हुआ है ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस। ये जो है हमारे पास ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस के बराबर है। तो ओपी का मतलब क्या होगा? पी डॉट ओ क्यू का मतलब क्यू, ओ आर का मतलब आर, ओ एस का मतलब एस, इज इक्वल टू आ जाएगा आर डॉट पी प्लस क्यू डॉट एस। यहां पर हम क्या करेंगे? पी डॉट क्यू दिख रहे हैं, यहां पर आर डॉट पी दिख रहा है, इनको एक तरफ कर लेंगे। तो पी का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हम कर रहे हैं क्यू माइनस आर के साथ, इज इक्वल टू, अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? क्यू माइनस आर का डॉट प्रोडक्ट एस के साथ। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर क्यू और आर को ज्वाइन किया जाए, ये वाली लाइन है, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास पी के साथ, और क्यू माइनस आर एक लाइन है, इसका डॉट प्रोडक्ट एस के साथ, और ये अपने को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? पी माइनस एस डॉट क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। तो क्यू माइनस आर का मतलब क्या होगा? क्यू आर वेक्टर होगा। पी माइनस एस का मतलब एस कोई भी एक पॉइंट है, मैं फिलहाल ट्राइंगल के अंदर ही मान कर चल रहा हूं। ठीक है, तो पी माइनस एस का मतलब कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर और क्यू आर वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें पता चल गया पी एस जो वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर वेक्टर। तो ऐसा एग्जैक्ट ऐसा सा ही क्वेश्चन, बस अलग फॉर्म में दिया हुआ था, अलग शक्ल में दिया हुआ था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। तो यहां से पी एस परपेंडिकुलर आ गया क्यू आर के। ऐसी हमें इसके बाद थर्ड और दिया हुआ एक चीज, 3 नंबर्स एक्चुअली इक्वल दिए हुए हैं। तीसरा जो है वो है ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस में है अपने पास ओपी डॉट ओ एस। तो जैसे अब फर्स्ट और सेकंड वाले को यूज किया तो आ गया पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ऐसे सेम हम सेकंड और थर्ड वाले को लेकर चल लेंगे, उससे एक कंडीशन आएगी। फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को लेंगे तो वहां से एक कंडीशन आएगी। तो इससे हम ये पता कर लेंगे कि पी एस क्यू आर के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही फर्दर सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा कि क्यू एस जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है पी आर के, और एक जगह से हमारे पास आ जाएगा कि आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो ये लाइंस अगर इस तरीके से सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर आ रही हैं तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड्स आ रहे हैं बेसिकली अपने पास। और एल्टीट्यूड्स हम जानते हैं कहां पर जाकर मीट करते हैं? ऑर्थो सेंटर पर। तो एस जो पॉइंट है वो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा।
ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे। 30th में हमें बोला हुआ है सपोज दैट पी क्यू आर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन आर क्यूब, लेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एस अलोंग पी क्यू आर बी 4 3 5। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट निकालते वक्त हमें पता है कि अगर मान लो मैं एस का कंपोनेंट निकाल रहा हूं पी के ऊपर, तो उस टाइम मुझे सिर्फ क्या चाहिए होगा, मुझे डॉट प्रोडक्ट करना होगा और मुझे पी के परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। तो बेसिकली हम इसी को क्या बोलते हैं, एस डॉट पी कैप। तो जब प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड बेसिकली हम वन लेकर चलते हैं, यूनिट वेक्टर लेकर चलते हैं। तो जब मुझे मैग्नीट्यूड का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि पी क्यू आर, 30th क्वेश्चन बोनस है, फिर रहने दो भाई, बोनस ही है फिर गलत होगा। और बताओ फिर, तो किसने पूछा, ये कृष्ण ने पूछा, भाई तुझे नहीं पता बोनस है ये, तेरी आंसर की मैं आंसर दिया हुआ है इसका। बाकी जो करने का तरीका होगा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर कंसेप्ट सीखना है तो बाकी बताने देख लेंगे बोनस किसकी वजह से। तो पी क्यू आर जो है उनको मैं यूनिट वेक्टर्स एक तरह से कंसीडर कर लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन से ही मतलब है हमें, बाद में काम आएगा तो देख लेंगे। तो प्रोजेक्शन दिया हुआ है हमें, तो एस डॉट पी जो होगा, वो जो प्रोजेक्शन है वो अपने पास कितना है, 4 है। एस डॉट क्यू जो है वो अपने पास 3 है, और एस डॉट आर जो है वो अपने पास 5 है। ये हमें दिया हुआ है। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, सॉरी, हाँ कंपोनेंट निकालना है माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर की डायरेक्शन में। जैसे मान लो माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर की डायरेक्शन में निकालना हो तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, एस का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोजेक्शन निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर बनेगा एक तो माइनस का पी डॉट एस जिसकी वैल्यू 4 है, तो -4, साथ में बनेगा क्यू डॉट एस 3, फिर बनेगा एस डॉट आर जो कि 5 है, अपॉन में आएगा इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड लेकिन तुम 1 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि सॉरी, हमें नहीं पता इनके बीच में एंगल क्या है। अच्छा, इसलिए फिर बोनस हुआ होगा। एक्चुअली इसको शायद ये बोलना चाहिए था कि पी क्यू आर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तब मैं माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर का मैग्नीट्यूड बता सकता था, अंडर रूट के अंदर 1 + 1 + 1 √3 आ जाता। ठीक है, तो वो नहीं दिया हुआ, तो इसी वजह से बोनस हुआ होगा फिर ये, तो छोड़ दो ऑब्वियसली। अगले पे जाते हैं। इसके बाद किसी ने पूछा है 35th, कंसिडर द क्यूब इन द फर्स्ट octant with sides OP, OQ and OR or of length 1 along the x axis z axis respectively। तो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर पॉइंट है O 0 0 0। इसके बाद इसने बोला हुआ है OP, OQ और OR सबकी लेंथ 1 है, और अलोंग द x एक्सिस एंड z एक्सिस है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मिसप्रिंट होगा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो OP, OQ, OR की बात कर रहे हैं, 3 वेक्टर की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन 2 ही बोली हुई है, x एक्सिस और z एक्सिस, तो तीनों की बात करना चाह रहा होगा। तो P x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो P यहाँ पर आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 0। OQ जो है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 1 0, और OS जो है वो z एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0 1। हालांकि उसने बोला नहीं, लेकिन मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, उसका कुछ खास फर्क पड़ेगा भी नहीं अपने पास, और मानना भी पड़ेगा क्योंकि S सेंटर दिया हुआ है क्यूब का 1/2 1/2 1/2। अब हमें वो बोला हुआ है T बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू द वर्टेक्स O। तो O के सामने वाला जो वर्टेक्स आता है डायगोनली अपोजिट T है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, x1 आएगा, y1 आएगा और z1 आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सच दैट S लाइज ऑन द डायगोनल OT। तो S क्या होगा, OT डायगोनल का जो बॉडी डायगोनल है उसका मिड पॉइंट होगा, तो वो अपने पास आ ही जाएगा 1/2 1/2 1/2। और सॉरी, ये S नहीं है, R है। ठीक है, इनका मिड पॉइंट 1/2 वो आ जाएगा। इसके बाद बोला हुआ है इफ P इज इक्वल टू SP वेक्टर, इसके बाद Q बोला हुआ है SQ वेक्टर, एंड R इज इक्वल टू SR वेक्टर। बहुत कुछ बोला हुआ है इसने, T इक्वल टू ST वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पॉइंट तो हैं ही सारे, S पॉइंट भी हम जानते हैं 1/2 1/2 1/2, तो सारे वेक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे SP निकालना हो तो P के पोजीशन वेक्टर में से S का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 I कैप माइनस, सॉरी, 1/2 I कैप माइनस 1/2 J कैप
-1/2 k कैप। चारों वेक्टर आ जाएंगे अपने पास। इसके बाद इनका 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट मांगा हुआ है। कर लोगे, करके दूं इसके बाद, ये यहीं से दिक्कत आनी चालू हुई। तो एस क्यू कितना होगा अपने पास? एस क्यू हो जाएगा -1/2 आई कैप, साथ में आ जाएगा +1/2 जे कैप, -1/2 के कैप। अगर एस आर की बात करें तो ये हो जाएगा -1/2 आई, -1/2 जे, +1/2 के। और एस टी वेक्टर होगा हमारे पास 1/2 आई, +1/2 जे, +1/2 के। तो हमसे मांगा क्या गया? पी क्रॉस क्यू और साथ में है आर क्रॉस टी। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले पी क्रॉस क्यू निकाल लें, पी क्रॉस क्यू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और आर क्रॉस टी निकाल लें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर दो नए वेक्टर्स आएंगे, उनका फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड, या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं एक तरह से, कि पी क्यू ये है तो वेक्टर, चार का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पी क्रॉस क्यू, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा टी के साथ, और ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा किसके साथ? आर वेक्टर के साथ। माइनस में आएगा पी क्रॉस क्यू, इसका डॉट प्रोडक्ट आर के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा टी वेक्टर के साथ। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को बेसिकली, तो ये बन जाएगा पी क्यू टी का एस टी पी इंटू आर वेक्टर, माइनस पी क्यू आर का एस टी पी, साथ में आएगा टी वेक्टर। एस टी पी निकाल सकते हैं पी क्यू टी का, पी क्यू और टी। तो एस टी पी निकालने के लिए क्या कर लेंगे? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसके बाद तो कर लेना यार, कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी इसके बाद, मतलब बहुत बड़ी तो क्या, लेकिन मेहनत लगेगी और मैं थोड़ा आलसी हूं। कर लोगे? एक काम करना, करके देख लेना, अगर नहीं हुआ, क्योंकि हो तो जाएगा, सिंपल है। डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आर के साथ मल्टीप्लाई, फिर डिटर्मिनेंट निकाल के टी के साथ मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट दो वेक्टर निकाल के उनका फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। अगर ना हो तो व्हाट्सएप कर देना, गलती बता दूंगा, रिटर्न सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? और बताओ इसके बाद कौन सा रह गया? 32। 32 में बोला हुआ है, कंसीडर पिरामिड ओपी क्यू आर एस लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विद ओ एज ओरिजिन एंड ओपी एंड ओ आर अलोंग द, ठीक है। बेस हमें बोला हुआ है पिरामिड का जो है वो एक स्क्वायर है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ओ है, पी क्यू आर, ऑब्वियसली ओरिजिन होगा। ओपी की लेंथ अपने को 3 दी हुई है, तो सबकी लेंथ ही 3 आएगी, स्क्वायर है। इसके बाद हमें बोला है ओपी और ओ आर जो है वो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग है। तो अगर एक बार कोऑर्डिनेट्स में ही काम करें तो 0 0 0, पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 0 0, आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 3 0, और क्यू के ऑब्वियसली हम बता सकते हैं 3 3 0, ठीक है। इसके बाद हमें बोला हुआ है पॉइंट एस इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट टी ऑफ डायगोनल ओ क्यू। ओ क्यू डायगोनल का जो मिड पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर टी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टी पॉइंट मैं बना रहा हूं प्लेन के बाहर है। तो देखो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा ओ क्यू का? मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू हम बता सकते हैं 3/2, 3/2 और 0, ठीक है। और टी के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो 3/2, 3/2, क्योंकि जस्ट ऊपर है तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, तो एक्स और वाई तो सेम रहेंगे, 3/2 3/2 रहेंगे। जेड कोऑर्डिनेट फिलहाल हमें नहीं पता, अल्फा मान लेते हैं, अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो पता चल जाएगा। अच्छा सॉरी, पॉइंट एस डायरेक्टली ऊपर है, टी को वो बोल रहे हैं ओ क्यू का मिड पॉइंट, तो ये हमारे पास एस पॉइंट है, और ये भी कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट ऊपर है। टीएस की लेंथ अपने को दी हुई है 3 के बराबर, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर गए हैं अपने। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव में जाना है, क्योंकि उसने बोला कि पूरा का पूरा जो पिरामिड है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में सिचुएटेड है। तो अगर वो कुछ ना बोलता तो हमें नीचे की तरफ भी लेकर चलना पड़ता है इसे। अगर वो मान लो सिर्फ ये बोल देता कि जो इसका स्केयर बेस है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम एस को ऊपर भी लेते नीचे भी लेते। फर्स्ट ऑक्टेंट बोले तो सिर्फ ऊपर लेना होगा। तो ये सब कुछ आएगी अपने पास। अब वो कह रहा है कि ओ क्यू और ओ एस के बीच में एक्यूट एंगल π/3 है, तो ओ क्यू वेक्टर हम बता सकते हैं कितना होगा। दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे पॉइंट्स को, तो 3 आई कैप + 3 जे कैप। साथ में वो बोल रहे ओ एस,
तो ओ एस का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इनके बीच में एक्यूट एंगल मांग रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज हमें पता है क्या देता है, हमें कोस थीटा देता है। तो वहां से चेक कर लेंगे एंगल कितना आ रहा है। तो इसके बाद बताओ हो जाएगा या यहीं से दिक्कत चालू हुई और कोई ऑप्शन स्पेसिफिक डाउट है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन ना हो, समझ ना आया हो या आंसर मैच ना कर रहे हो? चिराग का है बी वाला। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल ओ क्यू एस इज, तो ओ क्यू और एस, इन 3 पॉइंट से बनने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन अपने को बतानी है। तो कैसे भी कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से भी कर सकते हैं एक्स वाई जेड में, या फिर हम वेक्टर्स की मदद भी ले सकते हैं कि जैसे हम क्या लिखते हैं, अगर हमें 3 पॉइंट से पास करने वाला अगर प्लेन लिखना हो तो क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ठीक है। और इन 3 पॉइंट से बनने वाले कोई भी 2 वेक्टर लिख लेते हैं। जैसे मैं एक तो लिख रहा हूँ ओ क्यू, ओ क्यू की डायरेक्शन क्या है अपने पास, 3 3 0। एक हम डायरेक्शन लिख लेंगे मान लो क्यू एस की, क्यू एस की डायरेक्शन लिखेंगे तो वो आ जाएगी 3/2, 3/2 -3। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दूं तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। आंसर आ रहा है किसी का इसका? आंसर मैच कर रहा है ना इसका, कोई उसमें तो इशू नहीं ना? ठीक है, हाँ भाई चिराग हो जाएगा। 3 पॉइंट से बनने वाला प्लेन चाहिए बस अपने को। हम, अरे जेड आएगा लेकिन जरूरी थोड़ा है ना, जेड का कोफिशिएंट भी तो आएगा। जेड का कोफिशिएंट कितना आएगा, 9/2 -9/2, कट कट आ गया। वो तो अच्छे सोल्व तो करना पड़ेगा ना तुझे, यहाँ से डिटर्मिनेंट देख के तू ये बोल दे कि जेड आएगा और तू उसको छोड़ दे कि मैच ही नहीं करना। सोल्व कर, पूरा आंसर निकाल जैसे। ठीक है, तो कटना होगा तो कट जाएगा, अगर जेड बचेगा तो इसका मतलब बी पार्ट गलत है। और बताओ भाई, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर में कोई डाउट रह रहा हो? और लेने को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, वीडियो जब अपलोड होगी, क्योंकि एक आध दिन तो लग ही जाता है। तो वेट करना चाहो तो वेट कर लेना, अगर किसी को लगता है कि हाँ बाद में हेल्प मिल जाएगी तो स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। और बताओ कौन से, जल्दी। और नहीं है तो ये लिख के भेज दो कि कोई डाउट नहीं है। इसमें हमारे पास बोला हुआ है कि एफ एक्स का स्केयर प्लस जी एक्स का स्केयर प्लस में है एच एक्स का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 9। और साथ में बोला हुआ है यू एक्स इज इक्वल टू 3f(x) प्लस 4gx प्लस 10hx। यूएक्स की अपने से मैक्सिमम वैल्यू वगैरह मांग रहा है और वो सब कुछ है ना। तो इसमें करने का तरीका क्या होगा, जब भी वेक्टर्स में देखो, वैसे तो अपने को इस चैप्टर इस क्वेश्चन में पता ही है वेक्टर्स लगने वाले हैं। अगर वैसे ना भी पता हो तो इसकी पहचान यही होती है ना कि अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ दे दिया जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की बात कर रहे हो, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दिया हो एक जगह, और एक जगह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर दिया हो। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ऐसे 3 नंबर दिख रहे हो और उनमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हो और पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पर भी ना बोलो, तो पक्की बात है डॉट प्रोडक्ट यूज होने वाला है। तो यहां पर हम अपनी तरफ से 2 वेक्टर्स एज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लो मैं ए वेक्टर तो एज्यूम कर रहा हूं, वो दिख रहा होगा क्या, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। तो मैं लिख लूंगा एफ एक्स आई कैप प्लस जी एक्स जे कैप, क्योंकि यहां पर तो चलो हमें पता ही है कि वेक्टर चैप्टर चल रहा है तो उसी का सवाल होगा। ये आ गया। अब बी वेक्टर हमें एज्यूम करना है, बी वेक्टर इसने दिया नहीं हुआ, वो हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो हमें पता है यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है बेसिकली ये लाने के लिए। तो ये वाला जो नंबर है वो कब आया होगा, डॉट प्रोडक्ट लेकर आया होगा। तो 3f(x) है, 3f(x) कब मिलेगा, जब बी में हमारे पास 3i कैप होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट करने से 3f(x) आएगा। 4gx कब मिलेगा, जब यहां पर 4j कैप होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे 4gx आ जाएगा। और ऐसे यहां पर होगा 10k कैप। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा, ux। समझ में आ रहा है? तो अब अगर a डॉट b किया जाए तो वो आ जाएगा 3f(x) 4gx प्लस 10hx।
बेसिकली यूएक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सॉरी यूएक्स वेक्टर ही नहीं है तो यूएक्स वेक्टर आ जाएगा। अब इसके बाद ए डॉट बी यूएक्स आ गया। अगर मैं बात करूं यूएक्स की मैक्सिमम वैल्यू की, कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू आती है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में जो एंगल होगा उसका कोस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाला नंबर होगा जो लिखा हुआ है, एफ एक्स का स्केयर प्लस जी एक्स का स्केयर प्लस एच एक्स का स्केयर, इनटू में आएगा बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 और 16 25 125 √125 और इनटू में आएगा कोस थीटा। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं ये चाहूंगा कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, यानी वेक्टर्स पैरेलल हो जाए। तो उसको तो 1 कर देंगे क्योंकि हमसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई है। अच्छा, अब अगर इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये हमें बोला हुआ है कि लेस देन इक्वल टू 9 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो यूएक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 9 इंटू √125। तो ये आ गया अपने पास यूएक्स की मैक्सिमम वैल्यू। इसी को वो बोल रहे हैं √n के बराबर, √n आ चुके हैं। अब वो क्यूब रूट पूछ रहे हैं n-1000 का, वो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम निकाल लोगे। और यहां से ध्यान देना n आ रहा है 81 इंटू 125। साक्षी अभी 9th नहीं, अभी वही पेज टू पेज कर रहे हैं, फिर बार बार मैं पन्ने पलटता रह जाता हूँ। किसी का पहले पेज पर आ रहा है, किसी का 7th पेज पर आ रहा है, फिर वो 1 to 5 एक बार बता दो, वो हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ठीक है, कुशिका का है फर्स्ट, इसमें क्या बोला हुआ है अपने को, given four non-zero vectors a b c and d, the vectors a b c are coplanar but not collinear pair by pair and vector d is not coplanar with vectors this और ये। तो एक काम करते हैं, हमें बोला हुआ है कि 3 वेक्टर हैं ए बी सी, एक ही प्लेन में आ रहे हैं लेकिन कोलिनियर नहीं है, तो रैंडम कैसे भी वेक्टर्स है। एक डी वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन के बाहर है, ठीक है, और इनके एंगल्स वगैरह के बारे में बात की जा रही है हमसे। तो एक काम करते हैं, डी वेक्टर को ए बी सी की टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, क्योंकि अगर स्पेस में कहीं पर भी एक वेक्टर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए। तो मैं प्योरली एबीसी का यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एबीसी कोप्लेनर है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो 2 वेक्टर तो मैंने ले लिए ए और बी, तीसरा जो वेक्टर है वो मैं ले लूंगा ए क्रॉस बी। तो किसी भी जनरल वेक्टर डी को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एंगल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे डी और ए के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो उसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, डी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए के साथ। डी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ आएगा एक्स, यूनिट वेक्टर्स दिए हुए नहीं दिए हुए, नहीं दिए हुए, चलो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा एक्स ए डॉट ए प्लस में आ जाएगा वाई ए डॉट बी। ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो 0 आ जाएगा। डी डॉट ए की बात करें तो ये बनेगा डी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा, तो वो आ जाएगा कोस अल्फा इक्वल टू एक्स। ए डॉट ए का मतलब होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, प्लस में आएगा वाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ए और बी के बीच में जो एंगल है जो कि हमें π/3 दिया हुआ है उसका कोस थीटा यानी 1/2। तो ए का मैग्नीट्यूड ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा डी का मोड इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ए का मोड प्लस y/2 बी का मोड, ये आएगा। इसके बाद हमें डी और बी के बीच में एंगल दिया हुआ है बीटा, तो उसका यूज करने के लिए हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, बी के साथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा डी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, वो आ जाएगा एक्स टाइम्स ए डॉट बी प्लस में आएगा वाई टाइम्स बी डॉट बी, ए क्रॉस बी के साथ फिर 0 हो जाएगा। दोबारा सेम प्रोसेस लगाएंगे, ए डॉट बी बी डॉट बी ये सब कुछ सेम वैसी वैल्यू डलेंगी, बस थोड़ा सा अंतर क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पर डी और बी के बीच में जो एंगल है वो दिया हुआ है बीटा, तो जो मुझे लगता है इसकी वैल्यू आ जाएगी डी का मोड इंटू कोस बीटा इज इक्वल टू x/2 बी का मोड, सॉरी ए का मोड, x/2 ए का मैग्नीट्यूड प्लस में आ जाएगा y टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास। और इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि डी और सी के बीच में एंगल दिया हुआ है कोस इनवर्स वगैरह कुछ भी,
तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ। तो अगर मैं डी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स टाइम्स ए डॉट सी प्लस वाई टाइम्स बी डॉट सी, और इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट सी के साथ तो वो जीरो आ जाएगा क्योंकि सी ए और बी के प्लेन में आ रहा है। तो ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर ही होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल जो है हमें नहीं पता कितना है, कोस थीटा मान लिया, इक्वल टू एक्स ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड। ए और सी के बीच में एंगल भी शायद दिया होगा। अच्छा वो नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो निकाल लेंगे हम। जैसे ये ए वेक्टर है, यहां पर है अपने पास बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। बी और सी के बीच में एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ए और सी के बीच में एंगल आ जाएगा 120 डिग्री प्लस वाई, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, साथ में आएगा बी और सी के बीच में एंगल का कोस थीटा कोस 60, मोड सी कट जाएगा यहां से। यहां से हम सोल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कोस थीटा अपने पास आ जाएगा, कोस 120 डिग्री कितना होगा, -1/2, तो माइनस एक्स ए का मोड डिवाइड बाई 2 डी का मैग्नीट्यूड प्लस वाई, बी का मैग्नीट्यूड कोस 60 डिग्री 1/2 है तो 2 टाइम्स डी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां से सोल्व करके कोस ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आ जाएंगी, वो उठाकर पुट करोगे तो ये पूरा नंबर आ जाएगा कोस अल्फा और कोस बीटा की टर्म्स में। कंपेयर करके एम और एन आ जाएंगे। बताओ भाई कर लोगे या करके दूं इसके बाद? करना ही है, यहाँ से एक स्टेप और लिख के दे देता हूँ वैसे मैं। यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कोस अल्फा जो है वो एक्स ए का मैग्नीट्यूड अपॉन डी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए तो उनको एक तरफ कर रहे हैं, y/2 बी का मैग्नीट्यूड अपॉन डी का मैग्नीट्यूड। और यहां से अगर हम कोस बीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा एक्स ए का मैग्नीट्यूड। और थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना क्योंकि मेरा ए और डी शायद देखने में एक जैसा लग रहा होगा तुम्हें, मुझे नहीं पता लगता कभी कभी, ये आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट देख लो तो शायद क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, इसमें से ये माइनस किया गया है, हो ही गया, देख ही लो। कोस बीटा में से कोस अल्फा माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, कोस कोस थीटा आ गया, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू -1 है, तो m-n अपने पास आ जाएगा 2। हो गया, कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो। 9th में हमें बोला गया है कि v1 वेक्टर जो है वो है 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू आई कैप प्लस जे कैप, और v2 वेक्टर जो है अपने पास वो है साइन बीटा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप। अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई द रिलेशन। क्या एडिट करना है क्या आपको? अच्छा, ये मुझे लगा मेरे अच्छा। तो ये अपने को दिया हुआ है, और यार बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को देखने से पता चल रहा है कि क्या करना होगा। 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये अपने को मिलेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं एक बार। तो v1 डॉट v2 जो होगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस में दिया हुआ है कोस बीटा। अगर मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करूं इन्फॉर्मेशन का, कोस बीटा को इधर ले, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। तो v1 डॉट v2 इक्वल टू आ जाएगा 3। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर तुमसे 2 वेरिएबल दे रहे और एक इक्वेशन दे रहे, जैसे अल्फा बीटा 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, v1 डॉट v2 इक्वल टू 3, बेसिकली ये दिया हुआ है, और कुछ कुछ वैल्यू मांग रहा हो, तो इस बात के चांसेस अच्छे खासे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमसे इसके उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज का काम करवाना चाह रहे हैं, रेंज यूज करवाना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, v1 डॉट v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ सकती है मैक्सिमम। तो अगर यहां से मैं v1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो होगा अंडर रूट के अंदर 4 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा पूरे का स्केयर प्लस 1।
तो तुम जानते हो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो √2 आती है ना, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर इसकी वैल्यू √2 पुट करोगे तो टू का स्केयर, सॉरी √2 का स्केयर 2 इंटू 4 प्लस 1, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 के बराबर है। अगर इसी तरीके से मैं V2 की बात करूं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है साइन स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर बीटा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसकी मैक्सिमम मिनिमम का पंगा नहीं है, 1 ही आ रही है। तो तुम नोटिस करोगे कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी दूं V1 और V2 के मैग्नीट्यूड को, तब भी जाकर 3 आएगा। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअली क्या आता है, V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो एंगल है थीटा उसका कोस। तो अगर V1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले, V2 की वैल्यू तो 1 है ही, और कोस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले, तब जाकर ये 3 हो सकता है। तो सारी एक्सट्रीम वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। तो इससे हमें पता चला कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा जो है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो √2 हो सकता है, या साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा जो है वो -√2 हो सकता है। सोल्व करना हमें आता है, यहां से बन जाएगा साइन अल्फा प्लस π/4, √2 से दोनों जगह डिवाइड करवा देंगे इक्वल टू 1। यहां से साइन अल्फा प्लस π/4 आ जाएगा -1। क्या किया, √2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड किया। दूसरी बात, सिर्फ इतना काम होना जरूरी नहीं है, इतना भी होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स एक्चुअली पैरेलल हो आपस में। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस बीटा। तो इसको सोल्व कर लोगे तो साइन अल्फा प्लस π/4 है तो tan अल्फा तो आ ही गया, और यहां से सोल्व करोगे तो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा tan बीटा भी आ जाएगा। उठाकर वैल्यू यहां पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई? लग रहा है नहीं होगा तो जल्दी से लिख के भेजो। हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, इंटीजर टाइप में अगर कोई रह रहा है तो? ठीक है, साक्षी का है 13th में बोला हुआ है, एक मिनट रुको। गिवन अ टेट्राहेड्रन DABC with AB 12 CD6, if the shortest distance between the skew lines AB and CD is 8 and the angle between them is π/6, then find the volume of the tetrahedron। तो यहाँ पर मान लेते हैं A पॉइंट है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ये प्लेन के बाहर जो अपने पास वो जो वर्टेक्स होता है अजीब सा, वो D पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ी सहूलियत के लिए ताकि काम करना आसान हो जाए, A का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं 0, B का पोजीशन वेक्टर B हो जाएगा, C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा C। अब B पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है, B का मतलब बेसिकली जो अपने पास AB साइड है की लेंथ अपने को दी हुई है 12। जो CD है उसकी लेंथ, अब D वाले का D मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो अपने को दी गई है D माइनस C का मोड ये दिया हुआ है अपने को 6। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस AB एंड CD, तो AB लाइन और CD लाइन, इनके बीच में बात करें, AB और CD वेक्टर्स की तरह एक तरह से मान सकते हो, या लाइन लिख लो। जैसे अगर AB लाइन की बात करनी हो तो वो क्या आ जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू, एक पॉइंट है 0 वेक्टर, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में आएगा लेमडा टाइम्स AB की डायरेक्शन जो है, AB की डायरेक्शन कितनी है, B वेक्टर। अगर CD की इक्वेशन की बात करनी हो तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी R इक्वल टू C प्लस लेमडा टाइम्स इसकी जो डायरेक्शन है C माइनस D, उसको लेमडा की जगह म्यू भी यूज कर सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है इनके बीच में 8। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तरीका हम जानते हैं, क्या करते हैं, पहली लाइन पर एक पॉइंट लो, दूसरी लाइन पर एक पॉइंट लो, दोनों को ज्वाइन कर दो, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं नॉर्मल वेक्टर पर, वो हमें निकालना आता है, और वो 8 के बराबर दिया हुआ है, और एंगल भी इनके बीच में दिया हुआ है π/6। इनके बीच में एंगल π/6 देने का मतलब इनकी डायरेक्शंस के बीच में एंगल π/6 है, तो वही डॉट प्रोडक्ट वगैरह कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बी का डॉट प्रोडक्ट C माइनस D के साथ, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मतलब B डॉट C माइनस D, ये अपने को दिया हुआ है B का मैग्नीट्यूड, C माइनस D का मैग्नीट्यूड, इनटू इनके बीच में जो एंगल है π/6 उसका कोस थीटा, तो √3/2। तो यहां से हम B का मैग्नीट्यूड जानते हैं 12 दिया हुआ है, C माइनस D का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 6, तो यहां से B डॉट C माइनस B डॉट D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 72 इंटू √3/2, 36 √3।
और ये वैल्यू इसलिए काम आने वाली होगी, आगे यूज होने वाला होगा, तभी दिए हुए। और हमसे पूछ रहे टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, तो क्या इसके बाद नहीं हुआ मतलब? बताओ भाई, इसके बाद मतलब यहीं से दिक्कत चालू हुई है, फिगर वगैरह नहीं बनी क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा इसके बाद, जो तुमने वेक्टर में नहीं 3D में ही पढ़ा होगा जहां तक मुझे लगता है। दो पॉइंट लो, ए बी लाइन पर, सी डी लाइन पर, ज्वाइन करो नॉर्मल वेक्टर पर, उसका प्रोजेक्शन निकाल दो। वहां पर करके देख लेना, कहीं ना कहीं बी डॉट सी माइनस बी डॉट डी आ रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं आने वाला होगा तो वो देता ना, वहां से रिलेशन निकल कर आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, अपने से ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ओपी जो वेक्टर है अपने पास, या पी के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, पी हमें बोला हुआ है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर पी के मैं कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करूं तो वो आएगा अल्फा। बार बार ना लिखना पड़े तो मैं इसको फंक्शन को बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स एक बार के लिए। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा होंगे, कर्व पे लाई कर रहे हैं। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बीटा कोमा एफ ऑफ बीटा होंगे। ठीक है। अब अगर ओपी वेक्टर की बात करें तो वो आएगा अल्फा आई कैप प्लस एफ अल्फा जे कैप। उसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 2 के बराबर है। तो जब डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लेंगे तो सिर्फ अल्फा ही बचेगा। तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू 2 दी हुई है। ऐसे ही अगर ओ क्यू का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ बीटा बचेगा, वो -2 दिया हुआ है। मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 कोमा एफ ऑफ अल्फा, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 कोमा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 कोमा एफ ऑफ 2, -2 कोमा एफ ऑफ -2। ठीक है। इसके बाद ओपी प्लस ओ क्यू का मैग्नीट्यूड वो हमें दिया हुआ है 2m। तो इसमें हो जाएगा। इसके बाद तो एफ ऑफ 2 निकाल लेना। जैसे एफ ऑफ 2 भी एक बार मैं देखो, थोड़ा सा हो सकता है इसमें पूरा निकालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सोच के देखो, अगर यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करी, सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू की अगर बात करें, मान लो यहाँ पर तुमने एक्स को पुट किया 2, 2 पुट करने से एक नंबर आएगा। ये हमें नहीं पता कितना नंबर आएगा, हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, के मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा के प्लस 5। अगर ऐसे में क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो आ जाएगा -2 कोमा, जब एफ ऑफ -2 पुट करोगे, यहाँ पर जब -2 पुट करेंगे तो -2 की पावर 7, -2 की पावर 5, -2 का क्यूब -2, हर जगह पावर ओड है। तो पूरा माइनस जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अगर 2 वैल्यू पुट करने पर के वैल्यू आई है तो -2 पुट करने पर माइनस के वैल्यू आएगी। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -के, और साथ में +5 तो है। तो ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर जब हम निकालेंगे तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2 -2 ये आ जाएगा 0 आई कैप। अगर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे वो आ जाएगा 10 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2m, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या दिया हुआ है चेक करना एक बार। ये दिया हुआ है। आगे समझ, कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। तो हमें 2 -2 पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो, या अगर कोई इंटीजर टाइप में डाउट रह रहे तो वो लिख के भेज दो जल्दी से। 5-10 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद फिर तुम्हारी फिजिक्स की भी चालू होगी, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है उसके बाद। क्रिश का है छठा सवाल। छठे सवाल में तुम्हें बोला हुआ है कि एक टेट्राहेड्रन है ओ ए बी सी, और उसके सरकम सेंटर की ये बात कर रहे हैं। देखने में ना भी लग रहा हो तो मान लो टेट्राहेड्रन है। ये अपने पास ओ वर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ऑब्वियसली ए बी सी क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो सरकम सेंटर जो है अपने को वो दिया हुआ है, ए का स्केयर बी क्रॉस सी। एक मिनट सिंपल लिख लेते हैं। वो समझ ही जाओगे कि अगर मैं ए स्केयर लिख रहा हूं तो मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख रहा हूं ना। बी क्रॉस सी प्लस बी स्केयर सी क्रॉस ए प्लस सी स्केयर ए क्रॉस बी, और अपॉन में है अपने पास अल्फा। तो अगर तुमने इसका लेवल 2 करा है इसका,
अपनी जो ये बुकलेट है, लेवल 2 का अगर तुम 19th क्वेश्चन देखोगे, एक बार देखो उसमें क्या दिया हुआ है। या तो लेवल 2 के नाम से होगा या जेई एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जो मेरे पास है उसमें पेज नंबर है 10। पेज नंबर 10, लेवल 2 का 19th क्वेश्चन। ठीक है। अगर इसमें तुम देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक टेट्राहेड्रन है ओ ए बी सी, और उसका अगर सरकम सेंटर हमें निकालना हो तो सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कह लो जो पोजीशन वेक्टर आते हैं, वो हमारे पास आता है। ऐसा सही आता है ए स्केयर बी क्रॉस सी, जिनको अगर क्वेश्चन ना मिलो, बी स्केयर सी क्रॉस ए, और प्लस में सी स्केयर ए क्रॉस बी, और अपॉन में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये। तो ये सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करूं तो ऊपर वाला नंबर मैच कर रहे हैं, तो यहां से हमें देखने को मिलेगा कि जो डिनोमिनेटर है अल्फा, वो होना चाहिए 2 टाइम्स ए बी सी। ठीक है। और इसके बाद अपने को जो हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, तो इसमें एबीसी की जो वैल्यू है वो अपने को 36 दी हुई है। तो अगर इसको पुट कर देंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 72। तो आंसर तो अपने पास आ जाएगा 72। अब या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, अगर जानना है फॉर्मूला आया कहां से सरकम सेंटर का तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं जानना तो ठीक है, चल ही रहा है सब कुछ बढ़िया। बता दो। तो जो फॉर्मूला प्रूव करने का तरीका होगा वही एक्चुअली इसका आंसर भी आ जाएगा एक तरह से तुम्हारा। तो सरकम सेंटर का मतलब ही क्या होगा, जैसे अपने पास उसमें होता है, 2D में होता है। 2D में हम क्या बोलते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है तो पक्की बात है एक ऐसा सर्कल जरूर होगा, और जो इनके इसके तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, उसका जो सेंटर होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, सरकम सेंटर बोल देते हैं। सेम काम 3D में होता है। 3D में हम ये बोलते हैं कि अगर एक टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन का मतलब बेसिकली 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं है। 3 तो ऑब्वियसली होंगे, चारों नहीं होंगे। ठीक है। तो 4 पॉइंट नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, तो उनसे हमेशा एक सर्कल जरूर पास करेगा और उसका जो सेंटर होगा उसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है। तो अब सरकम सेंटर के बेसिकली हमें पोजीशन वेक्टर बताना है क्या होगा। हमें कोई आइडिया नहीं क्या है, हमने मान लिया आर होगा। तो एक मिनट को लेफ्ट साइड वाला साफ कर रहे हैं। तो सरकम सेंटर हमने मान लिया आर के बराबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पॉइंट, किसी भी स्पेस में लाई करने वाला पॉइंट हो, उसका उसको बाकी 3 वेक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि जैसे अगर तुम्हारे पास कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो, जैसे यहां पर है ए बी और सी, तो किसी भी वेक्टर को तुम ए बी सी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है। और 4 वेक्टर की बात कर लोगे तो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे। तो यहां पर अगर तुम बात करो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, तीनों इमेजिन करके देख सकते हो कि एक प्लेन में नहीं आने वाले, है ना। नीचे ट्राइंगुलर बेस है, ऊपर ओ पॉइंट है, तीनों नॉन कोप्लेनर होंगे। तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये भी हमारे पास नॉन कोप्लेनर होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा, फिर वो बी और सी के परपेंडिकुलर आएगा। अगर इसका एस टी पी नॉन जीरो है, इसका एस टी पी हम जानते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर होगा। अगर ये नॉन जीरो है तो इनका भी एस टी पी नॉन जीरो आएगा, तो नॉन कोप्लेनर होंगे, वो हम जानते हैं। तो अब क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की, तो इसलिए हम आर वेक्टर को इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अगर क्वेश्चन डिमांड करता एबीसी में तो मैं एबीसी में एक्सप्रेस करता। तो इसलिए यहां पर आर को ले लेंगे हम एक्स ए वेक्टर, सॉरी एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए। तो ये तो है ही अपने पास। अब हमें इनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं एक्स वाई जेड।
तो जैसे अगर मैं x की बात करूं तो x निकालने के लिए मुझे y और z वाली टर्म्स को गायब करना होगा। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे कि ये जो वेक्टर है वो b और c के परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर c और a के परपेंडिकुलर है। तो कॉमन जो एलिमेंट है, कॉमन जो एक तरह से फैक्टर है इनमें, वो c है। तो मैं इसका काम करूंगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा c के साथ। तो अगर r का डॉट प्रोडक्ट किया जाए c के साथ तो वो आ जाएगा x टाइम्स a क्रॉस b डॉट c, जिसे हम लिख सकते हैं x टाइम्स a b c। तो यहां से तुम नोटिस करोगे कि x की जो वैल्यू है वो है r डॉट c अपॉन a b c और ये, ठीक है। तो x आ गया, मतलब मेरे पास a क्रॉस b का अभी आया नहीं है, मतलब अभी प्रोसेस में। तो a क्रॉस b का कोफिशिएंट आ गया। यहां पर तुम नोटिस करो a क्रॉस b का कोफिशिएंट क्या है, सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो वो ऐसा सही दिख रहा है। तो लेकिन जिस वेक्टर को हम निकालना चाह रहे हैं उसका डॉट प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा अपने को। तो r डॉट c निकालना जरूरी है। तो उसके लिए हम जुगाड़ क्या लगाते हैं, तो एक सर्कल है, उसी में ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रन आ रहा है। मैं बना तो नहीं पाऊंगा, मतलब मान लो ऐसा सा टेट्राहेड्रन इसी सर्कल के अंदर आ रहा है, चारों वर्टेक्स से पास कर रहा है। तो जो इसका सर्कम सेंटर होगा वो चारों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। डेफिनेशन यही है। सर्कल नहीं, सॉरी मैं बार बार सर्कल बोल रहा हूँ, स्फीयर होगा, ठीक है। तो स्फीयर जो होगा वो चारों वर्टेक्स से पास करेगा और चारों से सर्कम सेंटर इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो अगर मैं आर का डिस्टेंस निकालूं जीरो से तो वो आएगा आर। ये किसके बराबर आना चाहिए, आर माइनस ए का मैग्नीट्यूड, ये आना चाहिए आर माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ये आना चाहिए आर माइनस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मुझे आर डॉट सी चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाला और थर्ड वाला यूज कर लेता हूँ। दोनों का स्केयर करेंगे तो आर स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 टाइम्स आर डॉट सी। तो आर स्केयर तो कटेगा, यहां से आर डॉट सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सी स्केयर बाई 2। इसको उठाकर अगर यहां पर डब्बे में पुट करें तो अपने पास ये आ जाएगा सी स्केयर अपॉन 2 टाइम्स ए बी सी। और अगर मेरे पास x आ गया तो मेरे पास क्या आ गया, एक मिनट रुको, तो मेरे पास क्या आ गया, इसका कोफिशिएंट आ गया सी स्केयर अपॉन 2abc, ठीक है। अब जैसे a क्रॉस b का है सी स्केयर अपॉन 2abc, वैसे ही सी क्रॉस a का सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे, वो b स्केयर अपॉन 2abc, इसका a स्केयर अपॉन 2abc। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं। तो फॉर्मूला याद करना चाहो फॉर्मूला याद कर लो, बाकी प्रॉपर तरीका ये है प्रूव करने का, जो अच्छा लगे तुम्हें। आ गया समझ। बाकी अब 10 मिनट में तुम्हारी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है, तो आज तो इतने ही डिस्कस हो पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा और पूरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, बाकी इच्छा तुम्हारी है। नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपनी कल ही है, कल क्या फ्राइडे है ना, हाँ, फ्राइडे को अपने डिस्कस करेंगे जो इंटीजर टाइप बाकी जो रह रहे हैं, जो नहीं हो पाए। एक मिनट रुक जाओ, मैं ही बताता हूँ, पहले बता दूं, जिनको जाना है वो जा चले जाएंगे। फ्राइडे को इंटीजर टाइप जो रह गए हैं वो करेंगे कल, और जो कॉम्प्रीहेंशन है इसके जो अपना लास्ट वो रह रहा है, सेक्शन रह रहा है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो पूरा नहीं हो पाएगा, अगर गलती से पूरा हो गया तो 3D भी स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को भी मेरी क्लास है, मंडे को भी, अगर तुम लोग संडे को भी कंफर्टेबल होगे तो तब भी देख लेंगे। तो एटलीस्ट 2 क्लास तो और हैं इस वीक में अपनी। उम्मीद करे सर आर वेक्टर कैसे एज्यूम किया इस फॉर्म में। दे भाई, मैंने वही जैसे कहा कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो तू स्पेस का कोई भी वेक्टर उन तीनों की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 4 हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर तू 4 वेक्टर ले रहा है वो डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब एक दूसरे में एक्सप्रेस करना पॉसिबल है। तो यहां पर अगर हम देखें ओ ए ओ बी ओ सी तीनों नॉन कोप्लेनर थे, है ना। तो क्योंकि एबीसी का जो एसटीपी आता है वो यहाँ पर नॉन जीरो आता है, क्योंकि एबीसी के एसटीपी से ही हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालते हैं। अगर टेट्राहेड्रन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वॉल्यूम नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि एबीसी नॉन जीरो होगा। अब एबीसी नॉन जीरो है तो मतलब नॉन कोप्लेनर है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये भी नॉन कोप्लेनर होते हैं, होगा हमेशा ऐसा। क्यों होगा, क्योंकि अगर तू इसका एसटीपी निकालेगा इन 3 का तो आएगा एबीसी का स्केयर। एबीसी का एसटीपी नॉन जीरो है तो एबीसी के इसका जो स्केयर होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो एबीसी भी नॉन कोप्लेनर है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये भी नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। तो एक्सप्रेस हम किसी में भी कर सकते हैं। मैं ये भी कर सकता था कि आर वेक्टर को एक्सप्रेस कर लेता अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर। ये वाला जो तरीका है ये भी बहुत यूज करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन काम क्या करवाना चाह रहे हैं। और अगर हमें खुद को काम करना हो तो नॉर्मली
ये जो अभी मैंने लिखा है ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ए क्रॉस बी वगैरह नहीं आता। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है और जो लेवल 2 के 19th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दोनों जगह वो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी मांग रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमें यहाँ पर इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ा। अगर वो एबीसी में काम करवाना चाहता तो हम इसमें एक्सप्रेस करते। काम हो पाता ना हो पाता वो अलग बात है, वो हम फिलहाल टेंशन नहीं ले रहे, करके देख लेना, नहीं हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो ये तरीका होगा। बाकी आज के लिए इतना ही।